अब यहाँ से आपका टीपीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज चलेगा, आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज, निर्वचन खंड। निर्वचन खंड में यदि हम आते हैं तो यहां पर पहली परिभाषा जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बताई गई है वो है इनमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति। लेकिन यदि आप एक बार टीपीए की स्थावर संपत्ति की परिभाषा यहां पर देखें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो केवल ये बताया गया है कि क्या स्थावर संपत्ति नहीं है, यानी कि तीन चीजें वहां पे लिखता है, सिंपल सी परिभाषा, स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि उगती फसलें, और ग्रास जो है, तो ये तीन चीज कहता है कि नॉट इंक्लूडिंग इनमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति में शामिल नहीं है। लेकिन यानी कह सकते हैं कि नकारात्मक, निगेटिव परिभाषा दी गई है कि स्थावर संपत्ति में क्या शामिल नहीं है, तो स्थावर संपत्ति को डिफाइन नहीं करता है। जबकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रमुख रूप से स्थावर संपत्ति के संबंध में प्रावधान करता है। इसके आप सेक्शन कह सकते हैं शुरुआत से धारा 5 से जो एक्चुअल टीपीए स्टार्ट होगा, तो 5 से लेकर के 137 तक के, वो लास्ट में कुछ चैप्टर छोड़ दिया जाए एक्सनेबल क्लेम, तो लगभग सभी जो प्रोविजन है वो आपका इनमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होते हैं, है ना। 129 तक के प्रावधान, यानी कि जितने 5 प्रकार के अंतरण हो गए, और ये जो सामान्य नियम है स्थावर संपत्ति के संबंध में सभी हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्थावर संपत्ति, इनमूवेबल प्रॉपर्टी टीपीए का एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स है, लेकिन उसी चीज को टीपीए में अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है और बहुत ही निगेटिव डेफिनेशन दे दी गई है। कह दिया गया कि भाई फॉलोइंग चीज जो है तो नॉट इंक्लूडिंग इन द इनमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो थोड़ा सा अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या और कहीं पर इसकी अच्छी परिभाषा दे रखी है। तो जैसा कि सेक्शन 4 मैं थोड़ा डिस्कशन पहले भी कर चुका हूं कि टीपीए एक इनकम्प्लीट लॉ है, अपूर्ण विधि है। इसको कंप्लीट करती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ लिया है, वहां पर संपत्ति की परिभाषा हमने कहीं नहीं पढ़ी। तो संपत्ति की परिभाषा हमें कहाँ मिलती है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। आप लोग एमपी की तैयारी करोगे, वहां पर चूंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट मध्य प्रदेश सिविल जज का पार्ट नहीं है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की तैयारी हम करेंगे तो वहां पर चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट पार्ट ऑफ सिलेबस है, तो वहां पर थोड़ा बहुत डिस्कशन उसको हम करेंगे। फिलहाल आपको मुद्दे की बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 26 है, धारा 2 है, वो डेफिनेशन देती है, डिफाइन करती है इनमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो वो थोड़ा सा एक तरह से ये भी परिभाषा कैसी है, मतलब इस परिभाषा में भी उन चीजों को शामिल किया गया है, बताया गया है कि पर्टिकुलर कुछ चीजें जो है तो स्थावर संपत्ति की परिभाषा में आती है, लेकिन उस चीज को बहुत कह सकते हैं कि क्लियरिटी के साथ नहीं बताया गया है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वो चीजें और उसके साथ बाकी सभी चीजों को मैं क्लियरिटी के साथ जो है तो आपको यहाँ पे बताऊंगा, ताकि बेसिक जो संपत्ति की परिभाषा है वो आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर रहे। ठीक है, तो बिना किसी और कोई बातचीत के सीधे बातचीत करते हैं। तो पहले क्या दिया गया है, तो आप देखोगे यहाँ पर कहता है कि स्थावर संपत्ति में क्या शामिल है? भूमि भवन, ठीक है ना, यानी कि लैंड बिल्डिंग्स, वंशानुगत भत्ते, वंशानुगत भत्ते जो है तो ठीक है, ये चीज यहाँ पे बातचीत करता है। इंग्लिश में देखोगे तो वहां पर जो है तो हेरिडिटी आपका अलाउंस की बातचीत करता है। फिर इसके बाद आपका मार्गाधिकार यानी कि राइट टू वे की बातचीत करता है। प्रकाश का अधिकार, राइट टू लाइट की बातचीत करता है। नौचालन, नौचालन का मतलब होता है नेविगेशन, इंग्लिश में बोलते हैं नेविगेशन, है ना। तो वो भी एक पर्टिकुलर, जैसे नौचालन मतलब एक पर्टिकुलर किसी नदी में एक पर्टिकुलर दिशा में जाने का जो अधिकार होता है, नौचालन। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भूमि से उत्पन्न होने वाले अन्य लाभ, एनी अदर प्रॉफिट जो किसी भी भूमि से अराइज होते हैं, वह भी स्थावर संपत्ति, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। फिर भूमि से संलग्न वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं हैं जो अटैच्ड हैं इन द अर्थ परमानेंटली, ठीक है ना, एक या किसी पर्टिकुलर चीज से जो है तो क्या है, जकड़ी हुई है, पकड़ी हुई हैं, तो ये यहाँ पे शामिल है। और यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी अंत में ये डिफाइन किया गया है, लेकिन इसमें खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास शामिल नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में केवल इसी चीज को शामिल कर दिया है, बट नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, द डेफिनेशन ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी।
तो ये आपका जो भारतीय राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 2(6) है, वो देखा जाए तो एलिमेंट्स बताती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो स्थावर संपत्ति की परिभाषा में इंक्लूड हैं। ठीक है, उनको डिफाइन और उनको बहुत अच्छे से, तो आगे इनको मैं डिफाइन कर देता हूं प्रॉपर तरीके से। तो अब यहाँ पर ये जो परिभाषा हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कितनी चीजें निकल के आती, सबसे पहले निकल के आती है आपका भूमि। ठीक है, तो भूमि और भवन दोनों को अपन इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, तो भूमि और भवन। तो यहाँ पर भूमि के बातचीत यदि हम करते हैं कि भूमि के तहत क्या क्या चीजें आता है, तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका भूमि, अब जो लैंड शब्द है, भूमि शब्द है, भूमि के अंतर्गत जो है तो पृथ्वी का धरातल, सरफेस ऑफ कोई अर्थ, तो पृथ्वी का जो धरातल होता है, सरफेस होता है, इस यह भूमि के अंतर है। इसके अलावा धरातल के ऊपर का वायुमंडल, यानी कि सरफेस के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, यह भी पार्ट ऑफ लैंड कहलाता है। इसके अलावा धरातल के नीचे का हिस्सा, तो सरफेस यानी कि जो धरातल के नीचे का हिस्सा है, वह भी पार्ट ऑफ लैंड कहलाता है। तथा धरातल के ऊपर या नीचे जो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक अवस्था में पाई जाने वाली कोई भी वस्तुएं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हो गए, कोई खनिज वगैरह हो गया, ठीक है, झील, तालाब आदि भी जो है तो ये पार्ट डेफिनेशन ऑफ जो है तो यानी किसकी परिभाषा के अंतर्गत आता है, लैंड शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो पहला जो इसमें आपका स्थावर संपत्ति में वर्ड यूज होता है भूमि, तो भूमि का बेसिक मतलब यहां पर ये निकल के आता है। अब दूसरा शब्द यहां पे आता है कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ। तो यहां पर कोई भी लाभ जो भूमि से उत्पन्न होते हैं वह स्थावर संपत्ति की परिभाषा में आते हैं, लेकिन इन लाभों का जो नेचर है वो जंगम संपत्ति है। ध्यान रखना, लाभों का जो नेचर है वो जंगम संपत्ति के समान है, लेकिन चूंकि वो एक भूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो स्थावर संपत्ति की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि, लेकिन इन लाभों को स्थावर संपत्ति से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इनको एक्वायर किया जाता है बाय इनमूवेबल प्रॉपर्टी, इसीलिए इनको इनमूवेबल प्रॉपर्टी ही बोला जाता है। जैसे कि वंशानुगत भत्ते, हेरिडिटी अलाउंस, है ना, एक से दूसरे कोई भी ऐसे भत्ते जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर मिलते हैं। जैसे एक आपको MPLRC में आपने एग्जाम्पल पढ़ा था कि जैसे कोई गांव का कोटवार है, गांव की सेवा करता है, इसलिए उसको कुछ खेत वगैरह दिया गया। अब मान लो कि वो हट गया, उसकी जगह कोई दूसरा आया, उसको भी वही खेत मिल गया। तो इस प्रकार की चीजें, चूंकि अब वो खेत से जो कुछ भी उसमें पैदा करेगा वो उसको मिलेगा, लेकिन चूंकि वो एक हेरिडिटरी वंशानुगत एक से दूसरे, दूसरे तीसरे मिलते जा रहे हैं, तो वो उसी के तहत यहाँ पर माने जाएंगे। मार्गाधिकार, किसी सड़क में जाने आने का जो अधिकार होता है, तो यह भी पार्ट ऑफ, देखो ध्यान रखना, मार्ग का अधिकार यानी कि सड़क में जाने आने का जो अधिकार होता है वो स्थावर संपत्ति, इनमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। क्योंकि यदि वो सड़क हटा दो तो भाई स्वाभाविक बात है कि आपको वो आने जाने का जो अधिकार है सड़क की वजह से है। तो देखा जाए तो वो जो सड़क है इनमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आप चल रहे हो, आप बोलोगे साहब ये तो चल चल नहीं, आप वो सड़क नहीं हो तो फिर आप वहां चलोगे ही नहीं, स्वाभाविक बात है। तो इसीलिए वो स्थावर संपत्ति की डेफिनेशन में आता है। प्रकाश मार्ग का अधिकार, नौ चालन मीत क्षेत्र का अधिकार, किसी भी तालाब से मछली पकड़ने का अधिकार, ठीक है, प्रकाश का अधिकार, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको नाव ले जाने का अधिकार। अब देखो नदी तो स्थिर है, अब कहोगे साहब पानी चलता है उसमें नाव चलती, लेकिन यदि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको अधिकार मिला हुआ है कि जैसे कोई भी क्षेत्र हो कि मान लो कि एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे जगह तक आपको जाने का अधिकार है, पर वो नदी की वजह से, नदी तो स्थिर है ना, ठीक है, उसका पानी चल रहा है, उसमें नाव चल रही है, लेकिन नदी तो फिक्स है, तो चूंकि वो स्थावर संपत्ति के साथ वो चीज जुड़ा हुआ है। तालाब, अब तालाब तो फिक्स है ना, अब तालाब में मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो भी स्थावर संपत्ति कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तालाब की वजह से है, एक स्थावर संपत्ति की वजह से। तो इसीलिए कहा गया है कि भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ को भी जो है तो यहाँ पर स्थावर संपत्ति इनमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में शामिल किया गया है। बहुत थोड़ा सा ब्रॉड डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। और भी कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, जैसे कि कोई भी जैसे मकान से प्राप्त किराया, अब किसी मकान से रेंट जो प्राप्त किया जाता है, तो रेंट जो है तो
देखा कहोगे साहब जंगम संपत्ति, लेकिन अब भाई मकान है, एक मकान है इसीलिए किराया है, मकान नहीं होगा तो किराया नहीं होगा, तो इसलिए वह भी जो है तो इस डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। भूमि को पट्टे पर यानी भूमि को लीज पर दिया गया है, उससे कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है, कोई लगान आ रहा है, तो वह भी जो है तो इसके तहत आपका स्थावर संपत्ति कहलाएगी। भूमि को मॉर्गेज रख करके कोई ऋण प्राप्त किया गया है, वह भी जंगल से लाख या गूंद प्राप्त किया गया है, नदी तालाब से मछली, वो ऊपर भी लिखा है, प्राप्त करने का अधिकार, नगर पालिका की हाट बाजार से कोई भी आपको आय मिलती है, ठीक है, वहां पे कोई दुकान लगाता है नगर पालिका में, हाट में, बाजार में कोई व्यक्ति दुकान लगाता है, इससे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को जो भी इनकम जनरेट होती है वह भी जो है तो आपका स्थावर संपत्ति की परिभाषा में आता है। और भूमि पर पशुओं को चराने का अधिकार, तो देखा जाए तो ये सभी अधिकार, चूंकि देखो समझना कि ये अधिकार की नेचर जो है वो जंगम आपको लगेगा, लेकिन ये किससे प्राप्त होते हैं? स्थावर संपत्ति से। इसीलिए वहां पे साफ तौर पर लिखा है कि भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, तो कोई भी लाभ जो किसी भूमि यानी कि स्थावर संपत्ति से अराइज हो रहा है वह भी स्थावर संपत्ति की परिभाषा में आएगा। थोड़ा सा ब्रॉड डेफिनेशन जो है तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी की आपकी टीपीए खासकर रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत बताई गई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट धारा 4 के तहत टीपीए का सप्लीमेंट है, तो उसको अच्छे से हमें समझना है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे कि भूबद्ध या भूमि से संलग्न वस्तुएं। अब भूबद्ध को यदि आप अपने बैरेट में देखोगे तो ये लिखत अनुप्रमाणन के बाद, रजिस्ट्रीकरण के बाद देखो कि भूबद्ध अटैच्ड टू द अर्थ, वो परिभाषा आपके बैरेट में भी दे रखी है। भूबद्ध की परिभाषा आपको, तो वही चीज 3 एलिमेंट्स वहां पे बताया गया है कि भूबद्ध की परिभाषा संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की धारा 3, अब चूंकि यहाँ पे ABCD नहीं लिखा हुआ है ना, तो धारा 3 में वहां पर दी गई है। तो अब यहाँ पर भूबद्ध के अंतर्गत अटैच टू द अर्थ के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो पहला देखो कहता है भूमि से मूलित हैं, तो रूटेड इन द अर्थ, मूलित मतलब कि कोई भी जैसे कोई पेड़ है, पेड़ की जड़ें जो है तो जमीन के अंदर है, तो मतलब वो क्या कहलाएगा? अटैच इन द अर्थ। रूटेड उसको क्या बोलते हैं? रूटेड। तो रूटेड शब्द क्यों यूज करते हैं? जब किसी मतलब किसी पेड़ की जड़ें अपने आप नेचुरल तरीके से जो है तो भूबद्ध होती चली जाती हैं, रूटेड, ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कोई भी वस्तुएं जो जड़ सहित आबद्ध है, तो जैसे स्थावर संपत्ति है, पेड़ झाड़ियां जिनकी जड़ें पृथ्वी के अंदर गई हुई हैं, वह इस डेफिनेशन में आती हैं। इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो कोई ट्री है, सर्ब्स है, ठीक है, रूटेड हैव गॉन इनटू द अर्थ कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग दैट डेफिनेशन। तो ये आपका ये क्लॉज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर वहां पर अब कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी फलदार वृक्ष हैं या कोई ऐसे वृक्ष हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना कि जैसे एक टिम्बर ट्री, टिम्बर ट्री, अब यहाँ पे एक चीज और समझना कि टिम्बर ट्री यहीं पे समझा दूं कि जैसे मान लो कि आपने एक पेड़ लगाया, अब उस पेड़ का, आम का पेड़ लगाया, अमरूद का पेड़ लगाया, अब आम का पेड़, अमरूद का पेड़ जो है तो किस लिए लगाया गया है? ताकि उससे हम फल प्राप्त कर सकें। लेकिन आपने सागौन का पेड़ लगाया, शीशम का पेड़ लगाया, साल का पेड़ लगाया, ये क्यों लगाए जाते हैं? ताकि हम उसकी लकड़ी प्राप्त कर सके। यदि आपको याद होगा MPLRC में जो है तो डेफिनेशन जो 2Z1 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2 में देख लेना, वहीं पे है, टिम्बर ट्री को डिफाइन किया गया है, जहां पे 12 प्रकार की इमारती लकड़ी को डिफाइन किया गया है। तो टिम्बर ट्री मतलब कोई ऐसा पेड़ कि जिसको लगाने का उद्देश्य क्या है? ताकि जो है तो आप उसको उससे लकड़ी प्राप्त कर सको। तो वहां पे एक शब्द स्टैंडिंग टिम्बर। अब देखो टिम्बर भर होता है, स्टैंडिंग का मतलब होता है कि कोई भी पेड़, यानी देखो जैसे मान लो कि आपने एक पेड़ लगाया सागौन का, अभी छोटा है, तो टिम्बर ट्री तो है लेकिन स्टैंडिंग नहीं। मतलब स्टैंडिंग कब होगा? जब वो इतना विकसित हो जाएगा कि उसकी लकड़ी का उपयोग किसी फर्नीचर को बनाने के लिए किया जा सकता है, तो फिर वो उस डेफिनेशन में चला जाएगा। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से।
क्लियर कहानी। हाँ, आम का पेड़, अमरूद का पेड़ यदि मान लो कि सूख गया है, फल देना बंद कर दिया है, तो जैसे ही वो सूख गया है वह भी जंगम संपत्ति की परिभाषा में आ जाएगा, स्थावर संपत्ति की परिभाषा में नहीं रहेगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया ए वाला पॉइंट। बी तो बहुत सिंपल सा, भूमि में निविष्ट, ठीक ना, इम्बेंडेड, एक शब्द उसका है इम्बेंडेड इन द अर्थ। देखो, एक होता है रूटेड, रूटेड का मतलब कि नेचुरल तरीके से कोई चीज पृथ्वी के अंदर गई है, उसको बोलते हैं रूटेड। इम्बेंडेड का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति ने, यानी कि भाई जैसे मान लो कि जब कोई मकान बनता है उसकी नींव जो है तो जमीन के अंदर रहती है, तो नींव तो अपने आप नहीं जाती है, व्यक्ति गड्ढा खोदता है और नींव जमीन के अंदर जो है तो से वहां से उठाते हुए चलता है। तो इसको चूंकि व्यक्ति यानी कि जो ह्यूमन जो रिसोर्सेस है उसके प्रयास से वो वहां पर कह सकते हो कि इम्बेंडेड होती है, इसलिए वहां पर निविष्ट, इसलिए निविष्ट यानी किसी को जो है तो प्रवेश कराना, ये यहाँ पर। तो भित्तियां, दीवार, तो दीवार जैसे जमीन के अंदर है, निर्माण कोई भी भवन हो गया तो भवन चूंकि बिल्डिंग वगैरह यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कोई भी जैसे कि बुनियाद सहित स्थायी रूप के उद्देश्य, अब मेन उद्देश्य क्या होता है, ताकि मजबूती से वो बिल्डिंग खड़ी रहे। अब कोई बिल्डिंग को यदि मान लो कि जमीन के अंदर से उसका बेस नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, कभी भूकंप वगैरह आए तो वो गिर पड़ेगी। जैसे देखते हो कि बड़े पहले लोग, जैसे कई बार लोग गलती करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं और बहुत उसकी बेस पर काम नहीं करते हैं, तो बाद में भूकंप से ऐसी इमारतें गिर पड़ती हैं। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बुनियाद से अन्य वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका बी वाला पॉइंट यहाँ पे कहता है। फिर आपका सी ऐसा कहता है कि ऐसी विशिष्ट वस्तुएं इसलिए बद्ध हैं कि उनका स्थायी लाभप्रद उपयोग। अब देखो, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर स्थावर संपत्ति के साथ बंधी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं। बद्ध मतलब अटैच्ड हैं, ताकि उस स्थावर संपत्ति का लाभप्रद उपयोग किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि एक घर बन रहा है, अब घर में आप दरवाजे खिड़की मत लगाइए, तो क्या उसका बेनिफिशियली उपयोग हो सकता है? भाई दरवाजे खिड़की, दरवाजा घर में क्यों लगता है, ताकि आप घर के अंदर बाहर आ सको। खिड़की क्यों रहती है, ताकि रोशनी प्रकाश वगैरह अंदर बाहर आ सके। लेकिन आप ऐसा एक डब्बा बना दीजिए, या मान लीजिए कि आप दरवाजा खिड़की मत लगाइए, सिक्योरिटी उसका आप बेनिफिशियल उपयोग नहीं कर पाओगे, लाभप्रद उपयोग नहीं कर पाओगे। यही क्लास है, मान लो कि मैं पीछे का वो जो ग्लास लगा हुआ है इसको मैं हटा दूं, तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हवा भी आएगी, मतलब ज्यादा गर्मी भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसके बेनिफिशियल उपयोग के लिए वो दरवाजे खिड़की की आवश्यकता है। तो वो दरवाजा खिड़की भी जो है तो क्या है, आपका इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्थावर संपत्ति है। अब और भी समझिएगा, जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, ठीक है। अब ये कमरे में यदि मैं पंखा ट्यूबलाइट को हटा दूं, गर्मी का सीजन है, यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा, तो इसके बेनिफिशियरी उपयोग के लिए यहाँ पर जो भी कुछ लगा हुआ है वह भी स्थावर संपत्ति की परिभाषा में आएगा। क्लियर हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो कह सकते हो कि बेनिफिशियरी उपयोग यहाँ पर तो वही है कि मकान के दरवाजे, खिड़की, रोशनदान मकान स्थायी लाभप्रद उपयोग के लिए किए जाते हैं, इसलिए वो अचल संपत्ति की परिभाषा में इनमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में यहाँ पर आएंगे। यह बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर स्थावर संपत्ति की परिभाषा को बताने का प्रयास